सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री और कक्षा 10 की केमिस्ट्री में दोस्तों अभी जस्ट पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और आज का जो हमारे पास में टॉपिक है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? संतुलन करने का हमारे पास में क्या है नियम है? तो चलिए दोस्तों संतुलित करने का हम लोग तरीका देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें देख कर के चलते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा, ये हम लोग चीज़ें देख कर के चलते हैं। चलो अब कोई हम लोग यहाँ से रासायनिक समीकरण लिख कर के चलते हैं और उसे संतुलित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों में संतुलित करने की विधि है, अनुमान के आधार पर हम लोगों को इसमें दिया गया है जांच और त्रुटि मेथड यहाँ से कहलाता है। तो संतुलित करने के तरीके बाबू ज्यादा इसमें हौच-पौच मत पढ़ना। इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, केवल रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए आपको आएगा और जितनी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए आएगा, उतनी आपके बोर्ड पर यहाँ पर करवा दूंगा। यदि इज्जत के साथ मतलब क्या, अपने लहजे के साथ में सारी वीडियो आप लोग देखना स्टार्ट किए हो, तब आज ये वाली टॉपिक आपके समझ में आ जाएगी। चलते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि जैसे यहाँ पर हमने सोडियम की क्रिया करवा दिया है, किसके साथ में, H2O के साथ में सोडियम की क्रिया करवाया, तो हमारे पास में ये बना क्या जा करके है। तो हमने कहा कि कभी भी तुम रिएक्शन कराया करो तो आप लोग ये ध्यान से दिया करो कि इसके सोडियम को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, प्लस और माइनस में बांटेंगे तो HOH यहाँ से बांटा जा सकता है। HOH जब यहाँ से बांटा होगा तो ये है प्लस, इसके पास में दोनों के है माइनस, इस पे क्या है प्लस, तो NaOH यहाँ से हमारे पास में बन गया NaOH और H प्लस अकेले बचा है, तो A का हमने अलग कर दिया H प्लस, तो इसका मतलब ये जल लिखा है कि नहीं। तो ऐसे ही रिएक्शन किया करो बाबू। ये हमारे पास में क्या है, H2O। अब हमको ध्यान से समझ करके बताओ, मैंने करने के लिए आपको ये समझाया। बताओ हाइड्रोजन द्विपरमाणविक गैस है कि नहीं। जब द्विपरमाणविक गैस है, इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो बताओ जो द्विपरमाणविक गैस है तो इसके नीचे यहाँ से क्या लगेगा, 2 लग जाएगा। अब आप लोग यहाँ से ये देख करके चलो कि अगर हमारे पास में H2 है और इधर हमारे पास में क्या है, H2 है, दोनों साइड में तत्वों की संख्या देखो कि दोनों में कितने कितने तत्व लगे हैं। इधर हमने कहा कि सोडियम की संख्या 1 है, इधर सोडियम की संख्या 1 है, चीजें क्या है, बराबर है। चलो, तो हमने कहा कि इधर जो हमारे पास में सोडियम की संख्या 1 है, इधर हमने कहा कि सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, उधर हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 कितना है, 3 हाइड्रोजन की संख्या लगी हुई है। जब हमने कहा कि हाइड्रोजन की संख्या वहां पर 2 है, तो अब चीजों को बढ़िया से अच्छा खासा लिख करके चलेंगे। तो हमने कहा कि इधर 3 है, बताओ अनुमान लगाओ, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से 2 कर दिया तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। जब 4 हाइड्रोजन हमारे पास में हो गए, तो यहाँ पर हम लोग 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 का गुणा कर दिया। देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन भी हो गया और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। सोडियम यहाँ पर 2 है और सोडियम यहाँ पर क्या लगा है, 2 लगा है, 3 नहीं लगा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पता है आप लोगों को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमेशा ही इसका द्रव्यमान क्या होता है, उतना ही फिक्स रहता है। इसको ध्यान देना, अच्छे तरीके से इसको याद करके रखे रहना दोस्तों। चलिए अब देरी ना करते हुए इसको हम लोग यहाँ से समझ करके चलते हैं। अब यहाँ से ये हमको कह रहा है कि दूसरा अगर हम लोग रिएक्शन समझना चाहते हैं तो दूसरा रिएक्शन हमारे पास में क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम बच्चों में लिखाऊंगा नहीं, तो अभिकारक तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों के तत्वों की संख्या बराबर है तो द्रव्यमान भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास में दिया है Mg और उसके पास में यहीं से हमको दे करके रख दिया है Mg की क्रिया अगर करवा रहा है हमारे पास में HCl के साथ में, तो बताओ जब दोनों के साथ में क्रिया किया, ये प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इसकी क्रिया अगर यहाँ से हमने करवा दिया तो बताओ कि हमारे पास में क्या बन रहा है, MgCl। कितना बना दिया, Mg और क्या बना दिया, Cl बना दिया है। अब बताओ जब MgCl बना दिया है तो हमने कहा कि अब क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि दोनों को यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हटा देना है। बताओ जब दोनों को हटा देंगे तो यहाँ से क्या बचा है, H बचा है कि नहीं। अच्छा एक बात और बताओ आप लोग, जब H बचा है बच्चों तो H के पास में हमारे पास में क्या दे करके रखा है, यहाँ से H द्विपरमाणविक गैस है तो इसको हमने बना दिया द्विपरमाणविक गैस, H2 कर दिया। इधर हाइड्रोजन हो गया 2, तो इधर हाइड्रोजन हम कर सकते हैं कि कितना हो गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में कितना हो गया, 2 हो गया है। जब हाइड्रोजन 2 हो गया है तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितना हो गया है, 2। तो इधर हमने कहा कि इधर अब क्लोरीन करना है हमको कितना, 2, तो यहाँ पर नीचे लगा दिया हमने, कितना हो गया, 2 हो गया है। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमने कहा कि इसी तरीके से और अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जिंक दे दिया है और उसके पास में हमारे पास में HNO कितना दे दिया है, 3 दिया है।
अब इसके पास में +2 आयन होता है, इसके पास में माइनस आयन होता है, ये प्लस है। तो हमने कहा कि दोनों मिलेंगे तो बताओ ZnO3 का होल ट्वाइस नहीं बनाएगा क्या? और ये है H और उसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ H2, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के सामने लगा देता हूँ 2, हो गया है। अब सारी चीजें एकदम से मेंटेन हो गई, हो गया हमारे पास में रासायनिक समीकरण क्या क्या है, संतुलन है। इसके कारण और हम लोग एक्सरसाइज करके देखेंगे, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको देख करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जितना रिएक्शन आपको दिया है उसको ही अच्छे से करके चलो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, किसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए हमारे पास में अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास में आ रही है, ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या हो सकती है। ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और मैं भूल रहा था, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक कैसे बनाया जा सकता है, कि कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होती हैं। चलिए, तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना, ध्यान से देख करके चलना। तो हेडिंग हमारे पास में क्या चल रही है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से देखो यहाँ से क्या है रासायनिक, और उसके बाद में यहाँ से क्या दिया है, अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना। अब कह रहा है कि अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना, कि अभिक्रिया सूचना कैसे दे सकती है। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर तुमको स्कूल से किसी टीचर ने मारा हुआ है और मम्मी घर में चेहरा देखते ही मान जान जाती हैं कि किससे आज तुम्हारी बहस हुई है, कौन आज तुमको इतना बहादुर था कि जो तुमको आज कूट दिया है पकड़ करके। मतलब चेहरे पर कुछ ऐसा संकेत हमारे होता है, उदास रहते हैं, एकदम सुस्ता रहता है मुंह कि आज हम मार खा गए हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमने कहा कि चेहरे को देख करके पढ़ दे, कहते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वही चीजें हैं, इसका मतलब किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या लिखा है ना। वही ऐसा कुछ सॉन्ग है, सॉन्ग वांग उतना सुनते नहीं है तो याद भी नहीं है हमें। तो अब यही सारी चीजें अगर कह रही हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक कैसे बनाया जा सकता है। अब अगर रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना है तो पहले ये काम को देखना पड़ेगा, करके सूचनात्मक कैसे बनाया जा सकता है। हमने कहा कि ये बताओ कि अभिक्रिया बोल पड़े कि हम ये बनाने वाले हैं। चलो ध्यान से एक चीज पहले अच्छे से समझ करके चलना। हमने कहा कि अगर नाइट्रोजन है, अगर इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो हमारे पास में जाकर के क्या बनेगा, हमने कहा कि अमोनिया बन जाता है। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, जेका कहते हैं NH3। अब अमोनिया है, का संतुलन करना है, इधर नाइट्रोजन है 2, इधर नाइट्रोजन कर दिया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 3 6, यहाँ पर लगा देते हैं, कितना हो गया 2 3 6। अब इतनी चीज तो यहाँ पर हो जाती है। अब हमको कह रहा है कि हमको सूचना क्या दे रही है, क्या इस अभिक्रिया को देख करके तुम बता सकते हो कि नाइट्रोजन ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, या गैस अवस्था में है। कहना हाइड्रोजन किस अवस्था में है नहीं बता सकते, अमोनिया किस अवस्था में प्राप्त हुई है यह सर नहीं बता सकते हैं। तो हमने कहा कि जब तुम ये नहीं बता सकते हो कि हमारे किस अवस्था में है, तो कभी रासायनिक अभिक्रिया अगर तुम्हारी है, अभिक्रिया को देख करके कैसे पता करें कि अभिकारक ठोस में है, द्रव में है कि गैस में है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बना दें, ये अभिक्रिया बोल पड़े एक एक पदार्थ कि हम ठोस हैं, चिल्लाएं हम ठोस हैं, हम द्रव हैं, हम गैस हैं, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन के सामने हमने जी लगा दिया, अब ये बोल रही है कि हम गैस हैं। हाइड्रोजन के नीचे हमने जी लगा दिया, जी लगा दिया तो ये बोल रही है कि हम क्या हैं, गैस हैं। और जब इसके सामने यहाँ से हमने लगा दिया, अच्छा ये गैसीय अवस्था में भी प्राप्त होती है, ये द्रवीय अवस्था में भी प्राप्त होती है, अभी हम इसको गैस ही मान करके चल रहे हैं। तो गैस मानेंगे तो ये हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कि क्या होगा, जी ये गैसीय अवस्था में है। अगर हमने कहा कि गैस नहीं होगी, ये सॉलिड होगा, तो इसके नीचे एस लगा देंगे। इसके नीचे भी क्या करेंगे, सॉलिड होगा तो एस लगा देंगे। अगर इसके नीचे ये द्रव होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, एल लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। बात समझ में आया। अगर हमने कहा कि ये लिक्विड होगी तो क्या लिख सकते हैं, एल। ये लिक्विड होगी तो क्या, अगर हाइड्रोजन पानी में घुली होगी तो हमने कहा कि जब कोई चीज दो, कोई ठोस पदार्थ जैसे चीनी होता है, वो पानी में जाकर के घोल देते हैं तो विलयन बना है ना, लेकिन पानी अकेले है तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। अगर तेल है तो द्रव में ही है, उसमें पानी ना मिला हो। जब किसी ठोस में पानी मिला करके गीला किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वस, AQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जली विलयन। अगर इसमें कह रहा है कि ये भी एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या होगा, AQ। हालांकि ये क्या होता नहीं है। तो अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक उपस्थित होता है उसको सूचनात्मक बनाने के लिए, उसकी अवस्था को बताने के लिए, उसके नीचे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, या तो एक्वस सॉल्यूशन जैसे AQ जैसे शब्द क्या होते हैं, लिख दिया जाता है, जिससे अभिक्रिया थोड़ा सा सूचनात्मक बन जाती है कि हाँ ये अभिक्रिया सूचनात्मक है। अभी ये चलो एक चीज तो पता चल गया कि ठोस है, द्रव है कि गैस है। कहें चलो हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। कहें चलो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हमने कहा कि और एक अभी कमी है, कहें क्या कमी है। हमने कहा जैसे जब महिलाएं होती हैं कभी तैयार होकर के सामने आ जाती है, ये हस्बैंड से पूछती हैं कि बताओ हम कैसी लग रहे हैं,
तैयार होने के बाद इनको पता है कि कैसी है रियल में दरअसल, इसलिए मेकअप वेकअप करने के बाद में खुद ही पूछने लगती है, बताओ हम कैसी लग रहे हैं। भाई साहब गलती से अगर तुम कह दोगे नहीं बिल्कुल नहीं सही लग रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा दूसरे के दिन डॉक्टर नहीं सही कर पाएगा। इन लोगों की यही खासियत होती है। अगर तुम बहुत तारीफ करो, वाह क्या लाजवाब लग रहे हो, तो रियल में दूसरे के दिन तुमको देसी घी के लड्डू खाने को मिलेगा। नहीं तो कर करके देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, अब वही यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में एक टॉपिक तो हमने बता दिया कि एक टॉपिक में इसकी अवस्था का बोध चल जाता है कि हमने कहा कि यौगिक किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, कि क्या है, किस में है, गैस में है। और दूसरा तरीका हमको कह रहा है, तो हमने कहा कि पहले तरीके पर एस लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं। दूसरे के तरीके में क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया के ऊपर ताप लिख दिया जा सकता है कि कितने ताप पर एक गर्म कर रहे हैं। तो अभिक्रिया को देख करके पता चल जाता है कि कई डिग्री पर अभिक्रिया गर्म हो रही है। तो मतलब दूसरा नियम ताप को दर्शाया जा सकता है, ताप को दर्शा सकते हैं। मतलब क्या होगा, कह रहा है कि जैसे 243 डिग्री, ताप को कोई लोग कमेंट ना करें, किताब में देख ले, मैं केवल एक मानक मान करके चल रहा हूँ। 243 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करेंगे तो इसका मतलब अभिक्रिया और सूचनात्मक बन गई। अरे हमको इतने डिग्री पे गर्म किया जा रहा है, इसको इतने डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, ये सूचनात्मक हमारे पास में बन गई। मतलब ताप को दर्शा करके, और कहें कि कितना तेज दबा रहे हैं, अगर यह लगा दे कंप्रेशन कितना दिया जा रहा है, तो दाब को लिखेंगे। तो हमने कहा कि स्तव वायुमंडल दाब किसका दिया है, स्तव वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर दिया गया है। अब हमने कहा कि स्तव वायुमंडलीय जो दाब है, तो इसका मतलब ताप को दिखा दिया गया है, और किसको दिखा दिया गया है, दाब को लिख करके। अभिक्रिया को और सूचनात्मक बनाना है तो ताप और दाब को भी लिख दिया करो। और बढ़िया अगर सूचनात्मक बनाना है, हमने कहा कि कहीं लड़की लड़का अगर शादी करने के लिए चले जाते हैं, वो शादी करते हैं, अब बीच में क्या होता है, अगुआ होता है। अगुआ के तौर पर अगर अरेंज मैरिज है तो मम्मी पापा ला देते हैं, अगर लव मैरिज है तो अगुआ के तौर पर दोस्त होता है। कौन होता है, दोस्त होता है। अब हमने कहा कि जब वो दोस्त हो जाएगा, तो दोस्त को पूरी जानकारी होती है, वो चाहे तो आपको पल पल की खबर किसी को दे दें जहां भाग करके रह रहे हो। अब हर इंसान क्या होता है, हीरोपंथी वाला टाइगर श्रॉफ नहीं हो सकता है कि तुमको पैसा दे करके भगा देगा, ऐसा नहीं करेगा। अब यहाँ पर ताप को दर्शा दिया गया कि अब ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाते हैं ना, ये अमोनिया बाबू बहुत देर में बनती है। अगर यही का बहुत जल्दी से हमको बनाना है ना, तो इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, लोहा डाल देते हैं। क्या लगा देते हैं, लोहा। अब हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जो खुद ही अभिक्रिया ना करे लेकिन अभिक्रिया का करवा दे, ऐसा इंसान जो शादी ना करे लेकिन शादी करवा दे, तो ऐसे इंसान को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। देखो एक नंद होते ही है, एक भौजाई होती है। तो हमने कहा कि जैसे अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई कौन लगवा देती है, ननद लड़ाई लगवा देती है कि भाभी से हमारे दिन में ये सामान मांगे, भैया हमको दी नहीं है, अब बहुत हमको मारी है। अब बेचारी भौजाई मारी नहीं है, जब ये भाभी नहीं मारी है तो भाई गुस्सा नहीं करेगा, तुमने हमारी बहन को क्यों नहीं दिया, ठोकने का नहीं भाभी को जाकर के मारेगा ये। हमें कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई कौन लगवाई, ननद। तो ननद एक प्रकार का उत्प्रेरक है, खुद ही लड़ाई की क्या नहीं की, लेकिन लड़ाई करवा दी। तो लड़ाई करवाने वाला जो इंसान होता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अभिक्रिया के ऊपर यदि उत्प्रेरक को लिख दिया जाएगा तो अभिक्रिया और शानदार हो जाती है। तो किसको लिख दिया जाएगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया ना करे लेकिन अभिक्रिया को करवा दे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। करेंगे सर क्या पूरी अभिक्रियाओं में इतना चीज लिखना जरूरी होता है, हमने कहा कि सभी अभिक्रियाओं में इतना चीज लिखना जरूरी नहीं होता है। एक और दे देता हूं, हमने कहा कि किसी अभिक्रिया में यदि तीर ऐसा नीचे से ऊपर की ओर बना है तो समझ लेना कि वो मटेरियल क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। अगर तीर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो मटेरियल क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। और इसी को कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। जैसे दूध फट जाए, गर्म करने लगो, कहेंगे अरे 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 ये तो दूधवा फट गया, पूरा गर्म होते हुए चला गया है। कहें हाँ, कहें जब दूध गर्म होते हुए पूरा चला गया है, कहेंगे अब दूध तो बेकार हो गया है। एक मतलब जो जम रही है चीजें उसे अवक्षेप कहते हैं। तो ठोस होगा तभी तो अवक्षेप बनेगा ना। तो जब तीर वो नीचे ऊपर से नीचे आए तो समझ लो चीजें जम रही हैं, ठोस में आ रहा है, अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप ध्यान में रखना, ठोस ध्यान में मत रखना। जब नीचे से ऊपर तीर जाए, हमने कहा पानी गर्म किया, फुर्र से उड़ गया, नीचे से ऊपर गया, तो हल्की चीजें तो नीचे से ऊपर जाती है ना, मतलब वो गैस बन करके उड़ गई हैं। जब वो गैस बन करके उड़ जाएंगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाने के लिए, ध्यान देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाने के लिए हम उस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस जैसे संकेत लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया में प्रयोग किया गया पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि जलीय विलयन के फॉर्म में है। दूसरा,
अभिक्रिया को और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए जो अभिक्रिया का तीर होता है, रिएक्शन, उसके ऊपर ताप और दाब को लिख देते हैं। अभिक्रिया को और सूचनात्मक बनाने के लिए अभिक्रिया के तीर के ऊपर उत्प्रेरक लिखा दिया जाता है। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, परिवर्तित करता है, बढ़ाता भी है, घटाता भी है, जो अभिक्रिया को करवा दे जल्दी से, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और कह रहा है कि अभिक्रिया को और सूचनात्मक बनाने के लिए जो गैस होगा वहां पे तीर बना देंगे, और जो अवक्षेप जमेगा वहां पे क्या बना देते हैं? नीचे वाला तीर बना देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। कह रहे हैं कि और कैसे सूचनात्मक बना सकते हैं? और सूचनात्मक बनाने के लिए ये बता दो कि अभिक्रिया एक दिशाओं वाली है या अभिक्रिया दो दिशाओं वाली है। ध्यान से देखो, ये जो नीचे तीर दिख रहा है, ये वाला तीर दिख रहा है कि मैं कहीं इसको लिखूं फिर से? आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि जैसे कोई अभिक्रिया लिखी गई है तो आप लोग ध्यान से देख करके चलना। अगर जैसे हमने क्या लिया, कोई पदार्थ ए लिया, तो हमने कहा कि जैसे यहाँ पर NaOH मैंने ले लिया और इसको मैंने डाल दिया है HCl में, तो दोनों को जब मिलाया गया तो यहाँ से कह रहा है कि NaCl बन गया, और उसके बाद में यहाँ से क्या बन गया? H2O बन गया है। अब आप लोग ये समझ करके चलो, तो हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिड गोली थी और ये HCl हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में था, और हमने कहा कि NaCl हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन बन गया, पानी का नमक बना है। अब कह रहा है कि ये हमारे पास में किस फॉर्म में बन गया? लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो अभिक्रिया को मैंने सूचनात्मक बनाया कि नहीं बनाया? जब एक तीर लगा दिया है तो कह रहा है कि इधर से ये बन गया, लेकिन इधर से ये नहीं आएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। हमने कहा कि जैसे बताओ, हम लोग खाना खाते हैं ना, मुंह के द्वारा खाना खा लेते हैं। एग्जाम्पल गलत चला जाएगा, जाने दो। देखो भाई, जैसे हमने कहा खाना खाया हमने, तो खाना खाने के द्वारा खाना तो हमारे चला गया कहाँ पर? पेट में चला गया। जब खाना हमारे पेट में चला गया, एक छोड़ दो, नहीं कि एग्जाम्पल में गड़बड़ा जाएगा भाई। अब हमने चलो, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख करके चलो, तो इसका मतलब इस अभिकारक से हमने बनाया, क्या बन गया? उत्पाद बन गया। लेकिन उत्पाद को गर्म करें फिर से अभिकारक बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरी बात अगर यहाँ से हमारे पास में होती है कि क्या होगा? नाइट्रोजन को मिलाया और हमने किसको मिलाया? हाइड्रोजन को, तो दोनों मिल करके अमोनिया बना दिए। 2NH क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पर लगा दिए 3 2। तो हमने कहा कि अगर एक का गर्माओगे तो ये बन जाएगा, एक का तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये। इसका मतलब ये द्विदिशीय अभिक्रिया है। जो दो दिशाओं में चलती है वो कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाती? हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया एका बोलते हैं। तो हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बन जाए उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए किंतु उत्पाद से अभिकारक न बन पाए, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अब हमने कहा इसको दोनों को सूचनात्मक बनाना है। हमने कहा कि इसके ऊपर मैंने लिख दिया 300 डिग्री, तो ताप लिख दिया, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने लोहे की उपस्थिति में हो रही है, तो हमने कहा कि और उत्प्रेरक मैंने लिख दिया। फिर हमने कहा कि स्टोव वायुमंडलीय दाब पर हो रही, हमने उत्प्रेरक लिख दिया। गैस लिख दिया और संकेत हो गया, और सांकेतिक बना दिया। AQ लिख दिया और सांकेतिक बना दिया। तो अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाने के लिए ताप, दाब, उत्प्रेरक और उसके अवक्षेप को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि इसमें ये लिक्विड है, ये प्राप्त हो रहा है, तो हमने कहा कि लिक्विड है, अवक्षेप तो नहीं जम रहा है। अब हमने कहा कि ये हमारे पास में अमोनिया है, गैस बनी, तो गैसें क्या होंगी? उड़ जाएंगी। जब गैस क्या होगी? उड़ जाएगी। तीर कहाँ बन जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर बन जाता है। नीचे से ऊपर की ओर गया तीर किसको बताता है? गैस को। ऊपर से नीचे आया तीर किसको बताता है? अवक्षेप को। उत्प्रेरक कहाँ पर लिखा जाता है? तीर के ऊपर लिखा जाता है। ताप दाब कहाँ लिखे जाते हैं? तीर के ऊपर या नीचे कहीं पर लिख देंगे, और ताप दाब को लिख दिया जाएगा तीर के ऊपर या नीचे। सॉलिड लिक्विड गैस को उसी यौगिक के पैर के पास में लिखना है जिसका वो सॉलिड लिक्विड या तो गैस होगा। बोलो, क्या इतनी बातें आपको ये समझ में आ गई हैं? तो हो गया ये हमारे पास में अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना। अब हम लोग देख के चलते हैं कि हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया की सीमा क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या बता सकती है और कहां पर रासायनिक अभिक्रिया फेल हो जाती है। हमने कहा कि हम इंसान हैं तो हम लोगों की भी एक सीमा है। हमने कहा मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की एक सीमा है कि बस फोन पे बात कराएगा, वीडियो दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अब मोबाइल फोन तुम्हारा जहाज नहीं बन सकता है। मोबाइल पे बैठ करके तुम कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है? मोबाइल पे बैठ करके चलने, मोबाइल तुमको खाना नहीं खिला सकता है, केवल तुमको बर्बाद करने का एक जरिया है। क्या? मोबाइल है। तो मोबाइल की एक सीमा है, मार्कर की एक सीमा है। ऐसी चाहे तो हमके ऐसी बोर्ड पर लिखा जा सकता है, ऐसी कॉपी पर लिखेंगे तो कोई लिखा जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो हर चीज की एक क्या होती है? सीमा होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या दे सकती हैं, किस किस चीज को बताती हैं, किसका किसका निर्माण कर सकती हैं, और कहां पर जाकर के फेल हो जाती हैं, तो वो है रासायनिक अभिक्रिया की सीमा, लिमिट।
के अंदर और लिमिट के बाहर की चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल। लेकिन इसके पहले वीडियो को अपने दोस्तों के पास में, किसी 2 दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, इसी के साथ चलते हैं। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यवहार समाज में इस प्रकार बनाएं कि सभी आप लोगों को एक आदर्श व्यक्ति समझें। इसी के साथ चलते हैं।